रेस्तोरां में भी मेरा ध्यान पूजा ही की तरफ रहा। इसने ऐसा क्यों किया था? वो बहुत कुछ कर सकती थी। इतना करीब आकर मुझे अपनी झलक दिखाकर वो निगाहों से ओझल क्यों हो गई थी? क्या वो मुझे ज़हनी अजियत में डालना चाहती थी? क्या वो मुझे ये बावर करवाना चाहती थी कि वो मेरे मुल्क में आकर मुझे चकरा कर रख देगी? ऐसा करके वो मुझे क्या तासुर देना चाहती थी? वो मुझे ये बताना चाहती थी कि वो यहाँ पर कितनी मजबूत है। ऐसे ही न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। हम घर वापस आ गए। सावरी का मूड खराब था। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। मैंने उसे बेडरूम में छोड़ा और छत की तरफ जाने लगा। एक मुहूम सी उम्मीद थी कि पूजा मुझे फोन करेगी। मुझे शहबाज के फोन का भी इंतजार था। उसने मियां आलम से मालूमात लेना थी। खुली फिजा में आकर मैंने एक तवील सांस लिया। मैंने अपने दिमाग को ढीला छोड़ दिया था। वो जो मेरे दिमाग की तनाबें कसी हुई थी वो मैंने ढीली छोड़ दी। कुछ देर बाद मैं नॉर्मल होता चला गया। शहर भर का हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा। इर्द गिर्द की रोशनियां मुझे दिखाई देने लगी। रात का मुरगजा अंधेरा भला लगने लगा। मेरे अंदर जो ख्याल और सोचें उठ रही थीं, इनसे मैंने अजनबियत इख्तियार कर ली। मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था और वो ये कि पूजा ऐसा क्यों कर रही थी। ये सोच अभी मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर निगाह डाली तो वही नंबर था जिससे कुछ देर पहले पूजा ने कॉल की थी। मैंने कॉल रिसीव कर ली। मुझे तो लगा तुम मुझे कॉल करोगे, इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने सर्द महरी से पूछा। और बिलाशुबा तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूं? सोचा होगा ना? उसने इंतहाई संजीदगी से कहा। तुम्हें चौंक पड़ा। कहा मैं यही सोच रहा हूं, मैंने एतराफ करते हुए कहा। यही सोच पैदा करने के लिए मैंने अब तक ऐसा किया। तुम अब तक कम से कम 3 बार मेरे ऐसे हदफ पर थे कि मैं तुम्हें आसानी से गोली मार सकती थी। उसने भी सख्त लहजे में कहा। तो मैंने तंजिया पूछा, तो फिर मारी क्यों नहीं? मुझे तुमसे कुछ डील करनी है, उसने आराम से कहा। पूजा क्या तुम सिर्फ इसलिए यहां हो? सिर्फ डील? मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आई हूं। यही मेरा टास्क था। जिन्होंने मुझे ये टास्क दिया है इनको ये बावर कराने में मैं कामयाब हो गई हूं। कभी तुम्हें उलझाऊंगी, इतना उलझाऊंगी कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे। इस दौरान हम दूसरे बहुत सारे काम कर जाएंगे जिनका तुम्हें और तुम्हारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए थी, वो शायद अब न मिले। अब या तो तुम्हारे और मेरे दरमियान डील होगी या हम में से कोई एक मारा जाएगा और मैं तुम्हारी बात आसानी से मान लूंगा। तुम कोई भी कहानी घड़ोगी और मैं इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। मैंने कहा, मैं इतनी पागल नहीं हूं। जो कुछ यहां हो रहा है और जो कुछ हम कर चुके हैं तुम्हारी सोच भी नहीं है। ये डील सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होगी। इससे किसी और का कुछ लेना देना नहीं होगा। हाँ, कत्ल करना या कत्ल होना तुम्हारा अपना जाती फेल हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा तो अचानक मुझे ख्याल आया। तभी मैंने पैंतरा बदल तो पूछा, मैं अब तक भी नहीं समझा तुम चाहती क्या हो? सिर्फ एक डील जिसके लिए हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। जाहिर है मैं वो डील अपने फायदे के लिए करना चाहती हूँ। इसके एवज में तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा फायदा दूंगी, उसने हतमी लहजे में कहा। मसलन क्या? मैंने पूछा तो हद दर्जा एतमाद से बोली। मिलोगे तो बताती हूँ, बल्कि एतमाद करो तो बता दूंगी। पूजा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा। बोलो, मैं सुन रही हूं, वो धीमे से बोली। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब यूं लगा था जैसे तुम कोई इंतहाई चमकीला और खूबसूरत सांप हो। जाहिर है ऐसे सांप बहुत जहरीले होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं कह रहा था, लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं अब भी सांप ही की तरह हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसे डसती हूं जिससे मुझे खतरा हो। दूसरी बात सुनो, हमारे जुर्म की इस दुनिया में सिर्फ फायदा देखा जाता है और फायदे से भी बढ़कर अपनी ताकत का इजहार। तुम भी और मैं भी ताकत चाहते हैं या इनकी ताकत का आलाकार बनना चाहते हैं जिनके हम मोहरे हैं। बस इतना जान लो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर किसी को अपनी ताकत का अंदाजा करवाना चाहती हूँ। चलो फिर मिलते हैं कहीं, मैंने एकदम से फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे दिमाग में जो एकदम से हलचल मची थी, इससे मुझे छुटकारा मिल गया था। मुझे समझ आ गई थी कि वो मुझे किस ट्रैक पर लाना चाहती है। मेरे होंठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट नाच गई थी। मैं इस सोच में गुम था कि शहबाज का फोन आ गया। अरे फोन कहां पर बिजी था तुम्हारा? था एक पंछी अपनी आवाज सुना रहा था। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। मैं मियां आलम के पास से वापस आ रहा हूं। क्या कहता है वो? मैंने पूछा तो उसने बताया, इसके कहने के मुताबिक भारत में इनके पीर साहब की गद्दी है। वहां से किसी ने कहा था कि एक ज्ञानी मलंग किस्म की खातून है
वो अपनी तपस्या के लिए पाकिस्तान में मौजूद दरगाहों और मुकद्दस जगहों पर जाना चाहती है। सो इन्होंने मेरे पास भेज दिया। वो अभी अपनी सैर पर है, जिस दिन भी वापस आ गई उससे मुलाकात हो जाएगी। वो सिर्फ आवाज की हद तक मुझ तक पहुंच गई है। मैंने धीमे से लहजे में कहा, ना कर यार। उसने शिद्दत खैर से कहा, इसका दावा है कि अब तक वो मुझे 3 मर्तबा मार सकती थी, लेकिन मारा नहीं। मैंने उसी सुकून से कहा तो वो फिर उतनी ही शिद्दत से हैर से बोला, मजाक न कर, अभी इसी का फोन था, बल्कि मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा तो वो बोला, हमें कहाँ जाना यार, हम जैसे कवारे चढ़े चाट अपने किसी हुजरे में सर देंगे। तुम अगर अच्छा सा खाना खिलाने का वादा करो तो मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो मेरे सामने बैठा खाना खा रहा था और इसी दौरान उसने सारी रोदात सुन ली थी। वो खामोशी से सोच रहा था। वो खा चुका तो उसके सामने चाय रख दी गई। उसने चाय का एक सिप लिया और बोला, ले भाई, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया, रब तुम्हें और देखा, कमाई में बरकत डाले। सुना है जो लंगर चलाते इनके रिज्क में बहुत बरकत होती है। बकवास न कर, जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कर। मैंने झल्लाते हुए कहा तो वो हंस दिया, और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम हर वक्त जले भुने रहते हो। तुम्हारे मुंह के पट्टे खींचे रहते हैं, जिनसे तुम बड़े भयानक लगते हो। यार तुम इतना नहीं समझ सकते, वो हमारे मामे की कुड़ी है या फुफ्फी की, वो हमारी दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगी। नहीं शहबाज, दुश्मन से फिर भी कभी भलाई की तवक्का की जा सकती है, अगर वो बदनस्ल ना हो तो। हाँ, मगर मुनाफिक से नहीं, क्योंकि मुनाफिक होता ही वही है जो बदनस्ला हो, जिसके तुखम का पता ना हो। मैंने चिल्लाते हुए कहा, कूल माय डियर कूल, गुस्सा नहीं। उसने हाथ के इशारे से मुझे मना करते हुए कहा, फिर एक सिप लेकर बोला, अगर वो ये कहती है ना हमारी जुर्म की दुनिया में सिर्फ ताकत मनवाई जाती है, तो वो ठीक कह रही है। मैं ये भी मानता हूं कि दुश्मन अगर बदनस्ल ना हो तो वो खुद सामने आकर ललकार कर लड़ता है, लेकिन मुनाफिक बकौल तुम्हारे बदनस्ल होता है, वो अपनी औरतों को आगे करता है। मैं समझता हूं, फिर तुम मेरी बात को संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हो? तुम क्या समझते हो हम कोई भेड़ बकरी या आवारा जानवर हैं? क्या हमें दुश्मन के इलाके में यूं ही लावारिस भेज दिया जाता है? हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है। तुमने जब मुझे बताया, मैंने तब से लेकर यहां आने तक इस नंबर से सारा हिसाब किताब मिला लिया है। जरा सा वक्त दो, अभी कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। उसने इत्मीनान से कहा तो मैंने सोफे से टेक लगाते हुए पूछा, वो कैसे कर लिया तुमने? अभी तक तो तुमने नंबर ही नहीं लिया मुझसे। हम सब की बातें और खास तौर पर हमारे फोन और राब्ते कहीं दूसरी जगह पर देखे जाते हैं, इन पर काम होता है। ये कैसे होता है? जदीद दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। वो भी यहाँ लावारिस नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। शहबाज ने इत्मीनान से कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में कब क्या हो जाए। देखो, तुम अचानक इस दुनिया में वारिद हुए, किसी को तुम्हारे बारे में इतना अंदाजा नहीं था। तुम में खलूस था और तुमने एक मार का असर कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब भी ऐसे ही होगा। बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में न सिर्फ जान चुके हैं, बल्कि इन्हें तुम्हारी सलाहियतों का भी पूरा पूरा अंदाजा हो चुका है। वो तुम्हें किस तरह ट्रीट करेंगे वो जानते हैं। तंजीमें सिर्फ मार कुटाई, दहशतगर्दी या कत्ल पर नहीं चलती, इनमें बड़े बड़े नफ्सियात दांव होते हैं। वो नफ्सियात जो मुजरमों की होती है, और फिर लड़ाई सिर्फ मार धाड़ से नहीं जीती जाती। दूसरों को एहसास दिलाया जाता है कि तुम वो नहीं जो तुम्हें होना चाहिए था। कैसे? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जैसे कोई गपबाज ये कहे कि मैंने 9 कत्ल किए हैं, लेकिन कभी उसने मच्छर तक न मारा हो, तो वो इस लायक नहीं कि उसे थप्पड़ भी मारा जाए, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिला दी जाए कि तुम बदनस्ल हो। यही बर्तरी है, यही 5th जनरेशन वार है जो हम लड़ रहे हैं। शहबाज ने समझाने वाले अंदाज में कहा, फिर अब क्या करना है उसके साथ? मतलब पूजा के साथ? मैंने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मिलेंगे, उससे जरूर मिलेंगे, बल्कि मैं तो बेताब हूं कि उसके हुस्न के जलवे से पूरी तरह मुस्तफीद हो सकूं। उसने यूं कहा तो मेरा कहका बुलंद हो गया। वो सिर्फ बात कर सकता था या वाकई ही वो इस कदर एतमाद रखता था? मैं कोई फौरी फैसला नहीं कर सका। इन्हीं लम्हात में उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखकर कॉल रिसीव की। हेलो के जवाब में सुनता रहा, फिर फोन बंद करके बोला, इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो गवाल मंडी की किसी एक गली में वो मौजूद है। अगर कहो तो अभी चलें। चलो अभी देखते हैं उसे, मैंने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गया। अगले 10 मिनट में तैयारी के साथ मैं शहबाज के साथ आन बैठा था। वो एक पुरानी सी इमारत थी। कभी वो बहुत शानदार बिल्डिंग रही होगी, लेकिन वक्त ने उसका सारा हुस्न छीन लिया था। रंग को रोगन तो उड़ ही चुका था, इस पर कई जगह से प्लस्तर भी उखड़ चुका था। बड़े दरवाजे के साथ 2 छोटे दरवाजे मजीद थे।
दूसरी मंजिल पर 6 खिड़कियां और इसी तरह तीसरी मंजिल पर भी 6 खिड़कियां दिखाई दे रही थी, जिसकी लकड़ी स्याह हो चुकी थी। वो इमारत गली की नुक्कड़ पर थी। कभी कोई एक खानदान इसमें रहाइश पजीर रहा होगा, लेकिन इस वक्त वहां के मकीन चूं चूं का मुरब्बा थे। कई किराएदार इस बिल्डिंग में मौजूद थे। इस इमारत के बिल्कुल सामने एक मशहूर सिरिपाई की दुकान थी। काफी लोग मौजूद थे। एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर गीत चल रहे थे। दुकानदार मसरूफ था और कई छोटे ग्राहकों को खाना सर्व कर रहे थे। हम भी वहीं जा बैठे और हमारे तीनों साथी भी इधर उधर मौजूद कुर्सियों पर आ बैठे। शहबाज ने ऑर्डर दे दिया था। हमने खाना खा लिया तो कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, यहां तक एक मोटा सा गंजा शख्स आन वारिद हुआ। इसने धोती कुर्ता पहन रखा था। इसने वहां आकर इधर उधर देखा और उसकी पहचान वाले हमारे दोस्त ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो कुछ देर तमहीदी बातें करते रहे। तभी हमारे साथी ने उससे कहा, पहलवान जी, कोई कमरा मिल जाएगा? हम 2 ही दोस्त हैं, हमें रहना है। सच्ची बात है, हमारे पास ज्यादा किराए की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। कमरा भी है, किराया भी मुनासिब है, लेकिन तुम हो छड़े छांट और यहाँ रहती हैं फैमिलियां, बस यही मसला है। उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा तो मेरे साथी ने कहा, पहलवान जी, आपको पता है हमने कौन सा सारा दिन यहाँ पड़े रहना होता है। बस रात को सोने का एक ठिकाना चाहिए। जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो समझो चले जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कमरा। उसने उठते हुए कहा तो वो तीनों उठकर इमारत की जानिब चल दिए। बिल वगैरह देने के बाद उठे तो साथ ही बंटे वाला सोडा की दुकान थी। वहां से लेमन सोडा पिया और यूं ही चहलकदमी करते हुए अपनी गाड़ी तक चले गए। अब देखो क्या करते हैं वो लड़के। गाड़ी में बैठते ही शहबाज बोला और उसने डैशबोर्ड में लगी स्क्रीन ऑन कर दी। इस छोटी सी स्क्रीन पर जो मंजर दिखाई दे रहा था वो ऐसा था कि जैसे हमारे किसी एक साथी के साथ कैमरा लगा हो। जो कुछ उसके सामने आ रहा था वही इस स्क्रीन पर नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने दूसरा बटन दबाया तो दूसरे कैमरे का मंजर सामने आने लगा। इनकी आवाजें भी आ रही थी। वो कोई दूसरा कमरा था जो इन्हें दिखाया जा रहा था। वहां इमारत में अभी इतनी खामोशी नहीं थी। लोग जाग रहे थे। बहुत से बच्चों की, लोगों की आवाजें आ रही थी। शहबाज का प्लान यही था कि वो दोनों लड़के अभी किराया एडवांस देकर वहीं रहेंगे। जैसे ही खामोशी हो जाती वो पूजा तक जा पहुंचते। इसकी लोकेशन बता रही थी कि वो यहीं इसी बिल्डिंग में है। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब हमें अंदर जाने का सिग्नल मिल जाए। मैं गाहे गाहे अपने इर्द गिर्द पर निगाह रखे हुए था। हम गली के नुक्कड़ पर कार में थे जिसके दाएं जानिब सड़क थी जो आगे जाकर एक बड़ी सड़क से जा मिलती थी। अचानक मेरी निगाह एक बुर्का पोश औरत पर पड़ी जो इसी इमारत के दरवाजे से निकली। उसके अंदाज में कोई जल्दबाजी नहीं बल्कि इत्मीनान था। वो बड़े एतमाद से चलती हुई गली के नुक्कड़ तक आई और सड़क किनारे रुक गई। स्याह बुर्का में मलबूस इस औरत पर मुझे पूजा का गुमान हुआ। उसे सड़क के दाएं बाएं देखा। इसी असना में एक रिक्शा आकर रुका। जैसे ही वो झुककर उसमें बैठने लगी उसका नकाब जरा सा हट गया। उसे नकाब संभालना भी नहीं आता था। मुझे एक झटका लगा। वो पूजा ही थी और बड़े एतमाद के साथ वहां से निकल कर जा रही थी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, वो पूजा कहाँ? शहबाज ने पूछा। वो देखो, मैंने इशारा करते हुए कहा। इस वक्त तक वो रिक्शे में बैठ चुकी थी। मेरे पास वक्त नहीं था। मैं कार से उतरा तो रिक्शा चल पड़ा। मैं भागकर उसके पीछे जा सकता था लेकिन रिक्शा पकड़ लेने के चांस बहुत कम थे। लेकिन मैं वहां पर तमाशा बन जा था। मैंने फौरन रुककर इधर उधर देखा। 2 लड़के आपस में खड़े बातें कर रहे थे। एक बाइक पर बैठा हुआ था, दूसरा खड़ा था। मैंने जस्ट लगाई और इसी दौरान अपना पिस्टल निकाल लिया। मैं जैसे ही उस लड़के के पीछे जा बैठा वो घबरा गया। जल्दी चल, मैंने पिस्टल उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा तो वो लड़का एकदम से परेशान हो गया। उसने लरसते हाथों से बाइक छोड़ दी। मैंने बाइक संभालते हुए किक मारी तो स्टार्ट हो गई। मैं जानता था कि शहबाज सब संभाल लेगा। मैंने सामने सड़क पर देखा वो रिक्शा निगाहों से ओझल हो चुका था। मैंने बाइक इस हिम्मत दौड़ा दी। जैली सड़क होने के बायस इतना रश नहीं था लेकिन मुझे रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। बस सुर्ख बैक लाइट से अंदाजा हो सकता था। मैं रफ्तार बढ़ाते हुए बाइक दौड़ाता चला जा रहा था। रिक्शा निस्बत रोड पर जा चुका था। मैं जानता था कि यह सड़क आगे जाकर लक्ष्मी चौक से जा मिलती है। मुझे अगर इस रिक्शे को पकड़ना था तो यहीं कहीं इस रोड पर ही इसे रोकना होगा। मेरा और इस रिक्शे का फासला लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा था। इस सड़क का तकरीबन काफी फासला तय हो गया था जब मैं रिक्शे के पास पहुंचकर धीरे धीरे उसे साइड पर लगाने के लिए मजबूर करने लगा। रिक्शा ड्राइवर ने एक मोटी सी गाड़ी थी जिसकी मैंने परवाह नहीं की और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता था कि पूजा मुझे देख चुकी है और बिलाशुबा वो किसी न किसी तरह का रद्द अमल जरूर देगी।
मैं हैरान था कि अब तक उसने पिस्टल निकाल कर फायर क्यों नहीं कर दिया। रिक्शा ड्राइवर बक बक करने लगा था। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और बाइक रोक कर पीछे बैठी पूजा से कहा, पूजा नीचे उतराओ, मुझे मत उतारो, खुद मेरे साथ आकर बैठ जाओ। खिलाफत वक्त का उसने कहा तो मैं टिटक गया। तभी मैंने एक लम्हे से भी कम वक्त में फैसला किया और उसके साथ रिक्शे में बैठ गया। मुझे यकीन था कि वो बाइक इस लड़के तक पहुंच जाएगी। मैंने बाइक को सड़क पर ही छोड़ दिया था। मैंने पूजा के साथ बैठते ही उसका नकाब उलट दिया। वो मेरी तरफ बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी मैंने रिक्शा ड्राइवर से कहा, तुम तो चलो। मेरी यूं कहते ही उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। जब तक हम लक्ष्मी चौक तक पहुंचे तब तक शहबाज अपनी कार समेत मेरे करीब से गुजर रहा था। मैंने ड्राइवर को रोकते हुए पूजा का हाथ थामा, दूसरे हाथ से एक बड़ा नोट निकालकर उसकी तरफ फेंका और पूजा समेत उतर कर सड़क पर आ गया। सामने कार खड़ी थी। मैंने पहले उसे बिठाया और फिर खुद बैठ गया। शहबाज ने कार एबट रोड की जानिब बढ़ा दी। तभी मैंने एक तवील सांस ली और बोला, पूजा देखो पहुंच गया तुम तक। नहीं वीर सिंह जी, ऐसा नहीं है, मैं खुद तुम तक आई हूं, वरना तुम मेरी आवाज तक नहीं पहुंच सकते थे। उसने तंजिया लहजे में जवाब दिया। अच्छा, मैंने खुशगवार हैरत से कहा, हाँ, जब अनजान लोग बिल्डिंग में घुसे तभी मुझे शक पड़ गया था। मैं वहां छुप भी सकती थी, लेकिन मैं जानबूझकर निकली थी ताकि तुमसे मिल सकूं। उसने उसी एतमाद से कहा तो मैंने तेजी से पूछा, इसका मतलब है बिल्डिंग में तुम्हारे लोग भी मौजूद हैं? हाँ हैं, इन्हें जुल देकर आई हूं। आगे क्या होता है ये तुम पर मुनहसर है या मुझ पर? उसने कदरे सर्द लहजे में कहा तो मैं खामोश हो गया। शहबाज नहर तक पहुंचकर पुल पार कर चुका था। वो खतरनाक हद तक तेज ड्राइविंग कर रहा था। उसने अपनी रफ्तार इस वक्त कम की जब एक रहायशी इलाके में दाखिल हुआ। कुछ ही देर बाद एक बंगला नुमा घर के पोर्च में उसने कार रोक दी। मैं पूजा के लिए लाउंज में आ गया। यहां नहीं बैठना, इससे ऊपर ले जाओ, शहबाज ने कहा। आओ ऊपर चलें, मैंने कहा तो उसने कदम बढ़ा दिए। हम एक कमरे में जा बैठे जहां 2-4 कुर्सियां ही पड़ी हुई थी। वो कमरे के वस्त में जा खड़ी हुई। इसने अपना बुर्का उतारा और हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। इसने सी ग्रीन शलवार सूट पहन रखा था। मेरे सामने वो भरपूर शबाब में खड़ी थी। ये क्या? मैंने पूछा। तलाशी ले लो फिर मत कहना। मतलब निकाल लोगी पिस्टल? मैंने हंसते हुए कहा। हाँ ना, खुद निकाल लो वरना मैं निकाल लेती हूँ, उसने कहा और नेफे में उड़सा हुआ पिस्टल निकाल कर सामने रख दिया। फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, देख वीर सिंह, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा असली नाम नहीं है, तुम कौन हो ये भी मैं जानती हूँ। मैं तुमसे डील क्यों करना चाहती हूँ और वो डील क्या है, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वह लम्हा भर खामोश रही, फिर कहती चली कि जिन दिनों तुमने बक्का राजस्थानी को मारा था, मैं इन्हीं दिनों रूही आ गई थी। मैं इंतकाम से भरी हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि तुम मुझे ना मिलो। मैं जानता था कि मैंने बक्का राजस्थानी को नहीं मारा था, बल्कि उसे पुलिस ऑफिसर के हवाले किया था। मैंने उसे बताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए पूछा, क्यों? तुम तो मुझे मारने आई थी? सिर्फ मारने नहीं बल्कि और बहुत कुछ करना था मुझे। तुम्हारे ना मिलने की प्रार्थना में इसलिए कर रही थी कि मैं तुमसे डील कर सकूं। फिर वही डील होनी हुई तो हो जाएगी। तुम बताओ, तुम मेरी नफरत में यहां तक आ गई और ये भी कह रही हो कि डील? क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो पूजा? सीधी सी बात करो, वक्त जाया मत करो। मैंने उकताहट से कहा तो वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुमसे नफरत थी और अब भी है। तुमने मुझे बहुत हद तक जलील किया, मेरा सारा बना बनाया खेल तबाह कर दिया। मेरा अपना एक खेल था, लेकिन मुझसे अनजाने में एक गलती होगी। मैंने तुम्हें जोशो जज्बात में फोन कर दिया, तुम अलर्ट हो गए और हाथ आने की बजाय निकल गए। इस पर राकेश वर्मा और उसके लोगों ने मुझ पर शक किया। मेरी इस गलती को मुआफ नहीं किया गया। मैंने तुम्हें अलर्ट किया है। अगर मैं तुम्हें जोशो जज्बात में फोन न करती तो तुम खेरे जाते। इसीलिए, फकत इसीलिए मुझे गद्दार ठहराया गया और मुझे मार देने का आदेश जारी कर दिया गया। मैं यहां सजा के तौर पर भेजी गई हूं। मार कर वापस आ जाऊं तो जो चाहूं सो करूं, न मार सकी तो खुद ही वहीं मर जाना। तो फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैंने पूछा। डील, जिससे मुझे उनकी जरूरत नहीं रहेगी। मेरा खेल अपनी जगह वैसे ही बरकरार रहेगा, उसने सुकून से कहा।